Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do a portion of Unit 1 of Block 4 MPC 023, that is MAPC second year counseling psychology students. This video is for you guys. Topic is approaches to counseling. Again, if you will see, it is pink highlighted. That means this section has already come in the examination, and in future also probability of this section is important. सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक. हम इसमें डिफरेंट अप्रोचेस पढ़ने वाले हैं जो हम जनरली काउंसलिंग के टाइम पे यूज़ करते हैं, जो अब तक एग्जिस्ट करते हैं काउंसलिंग के सिनेरियो में. फर्स्ट इज साइको एनालिटिक अप्रोच. अगेन दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. सबसे पहला नाम आता है सिगमंड फ्रॉयड. सो एक्चुअली फ्रॉयड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है इसका. ओ कहीं पे भी नहीं है, लेकिन अगर आप गूगल करेंगे और इसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो ये फ्रॉएड होता है, यू नहीं इसमें प्रोनाउंस होता. सो सिगमंड फ्रॉयड. सो फर्स्ट जो टेक्निक हम पढ़ने वाले हैं वो सिगमंड फ्रॉयड की पढ़ने वाले हैं, और इसमें कुछ चीज़ें हैं जो सिगमंड फ्रॉयड ने बहुत ज़्यादा यूज़ करी हैं और उनका एक इस अप्रोच का मेन रोल प्ले करती है. लाइक फर्स्ट इज़ फ्री एसोसिएशन, जहाँ पे क्लाइंट और जो काउंसलर हैं उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट का रिलेशनशिप डेवलप होता है, और इसकी वजह से जो क्लाइंट है वो अपने मन की बात, अपने कुछ पेनफुल चीज़ें जो वो किसी से शेयर नहीं करता, कोई भी सिली चीज़ें या ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल ही इलॉजिकल हैं, इररेलेवेंट हैं, वो खुल के अपने काउंसलर को बता पाता है. सो जो भी क्लाइंट के दिमाग में ऐसी फीलिंग्स या थॉट्स हैं जो बिना सेंसरशिप के मतलब बिना तोड़ मोड़ के जैसे ही आ रही है वैसा अपने काउंसलर को बता देना इमीडिएटली, वो फ्री एसोसिएशन में पॉसिबल हो जाता है. सेकंड टर्म जो उन्होंने यूज़ किया है वो है कैथारसिस. ये आपको लिस्ट डाउन करते जाइए, अब जब आप पढ़ते हैं तो इनको लिस्ट डाउन करना है. पहला था फ्री एसोसिएशन, सेकंड इज कैथारसिस. कैथारसिस बेसिकली फोकस करता है कि क्लाइंट में जो सप्रेस्ड इमोशंस है, जो पेंट अप इमोशंस है, जो अंदर भरे हुए हैं, जो वो किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, उनको खुल के काउंसलर के सामने बोल पाए. नेक्स्ट इज़ इंटरप्रिटेशन टेक्निक. इंटरप्रिटेशन टेक्निक होती है जहाँ पे जो काउंसलर हैं वो एनालाइज करते हैं जो भी क्लाइंट ने बताया होता है हमको, उसको एक्सप्लेन करते हैं काउंसलर अपने क्लाइंट को, और उनको समझाते हैं कि उनके इस बिहेवियर का मतलब क्या है, उनके ड्रीम में अगर कोई चीज़ आई है तो वो क्यों आई है. फ्री एसोसिएशन में जो क्लाइंट ने काउंसलर को बताया वो क्या था. देन रेजिस्टेंस के बारे में मैं आगे समझाऊंगी, रेजिस्टेंस भी आएगा. और ड्रीम एनालिसिस के बारे में भी पढ़ेंगे हम. लेकिन अभी फ़िलहाल ये टर्म्स क्या हैं, इनसे जो भी थेरेपेटिक रिलेशनशिप जो बनाई गई है क्लाइंट के साथ, जिसे ट्रांसफरेंस कहते हैं, इन सब में क्लाइंट आपके साथ क्या कर रहा है, आपको क्या बता रहा है, उससे आप इंटरप्रेट करते हैं, मतलब निकालते हैं उसके इस बिहेवियर का कि वो ऐसा क्यों करता है. तो इंटरप्रिटेशन में आप आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको बताना है अपने क्लाइंट को, क्लैरिफाई करते हैं क्लाइंट को कि ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं, वो इस तरह से क्यों फील करता है, और उसको क्लाइंट को ट्रांसलेट करके समझाते हैं. नाउ नेक्स्ट टेक्निक इज़ ड्रीम एनालिसिस. जो क्लाइंट है जब आपको बताता है कि उसने सपने में कुछ ऐसा देखा और उससे वो परेशान है कि उसको ये सपना बार बार क्यों आता है. सो वो जो सपना है वो एक्चुअली उसके अनकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें चल रही हैं वो अनकवर करता है, और उससे हमें बहुत सारी चीज़ें ये पता चलती हैं कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो अब तक रिजॉल्व नहीं हुई, इस वजह से क्लाइंट परेशान है. तो फ्रॉयड ने ये भी कहा कि ये जो सपने होते हैं ये रॉयल रोड टू अनकॉन्शियस है, मतलब कि एक ऐसा रास्ता जहाँ से हम आसानी से क्लाइंट के अनकॉन्शियस माइंड तक पहुँच सकते हैं. सो ड्रीम्स के दो लेवल होते हैं, एक होता है लेटेंट कंटेंट और दूसरा होता है मैनिफेस्ट कंटेंट. मैनिफेस्ट कंटेंट वो पोर्शन है जो सपने में दिखाई दिया, और लेटेंट कंटेंट वो है जो उस सपने के पीछे छुपी हुई एक्चुअली विशेज़ हैं, या डर है, या कोई मोटिव है. तो सपना तो आएगा, वो अजीब सा सपना होगा जिसका कोई ना सर होगा ना पाँव होगा, एंड लेकिन वो बार बार आता है. तो आप जब अपने काउंसलर को ये चीज़ बताते हैं, जब क्लाइंट काउंसलर को बताता है कि मुझे ऐसा सपना आया जो बिना सिर पैर का था बट ये बार बार आता है, तो काउंसलर
उन उसके थ्रू इंटरप्रिटेशन करके ये पता लगाता है कि उसके अनकॉन्शियस में क्या चल रहा है, कौन से फियर है, कोई ऐसी चीज़ है जो वो कॉन्शियस माइंड से नहीं बोल सकता, कुछ सेक्सुअल अनकॉन्शियस इम्पल्सेस हैं या एग्रेसिव इम्पल्सेस हैं। वो चीज़ें वो सपने में फिर आती हैं जब वो रियल लाइफ में फुलफिल नहीं हो पाती हैं। सो ये जो लेटेंट कंटेंट है ये फिर हमें आसानी से पता चल जाता है। कुछ यूजुअल रेजिस्टेंसेस भी आप देखेंगे जहाँ पे क्लाइंट आपसे छुपाने की कोशिश करेगा। ये डिफेंसिव अप्रोचेस मानी गई हैं अगर रेजिस्टेंस की बात करें। अभी तक जो हमने टर्म्स यूज़ किए हैं, जो फ्रॉयड के इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो कौन कौन से हैं? फ्री एसोसिएशन है, सेकंड कैथारसिस है, थर्ड इंटरप्रिटेशन है, फोर्थ ड्रीम एनालिसिस है, एंड फिफ्थ रेजिस्टेंस जो हम कर रहे हैं। रेजिस्टेंस जैसे मैंने बताया, कुछ ऐसे डिफेंसिव अप्रोचेस हम जनरली यूज़ करते हैं ऐसी चीज़ों के लिए जो हम बता नहीं सकते। जैसे कि आपको एंग्जाइटी हो रही है, तो एंग्जाइटी को बचाने के लिए आपके डिफेंसेस तैयार हो जाते हैं कि आप एंग्शियस ना हो, तो आप उसको किसी तरह से छुपाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि जो ज़्यादा घबराता है वो भीड़ में रहना ज़्यादा पसंद करता है, या लोगों की एडवाइस लेना, सबसे पूछता रहेगा लेकिन खुद नहीं डिसाइड कर पाएगा अपनी चीज़ें। सो वो चीज़ें वो एक तरह से डिफेंस मैकेनिज़्म है। लेकिन डिफेंसेस जब डेवलप इंसान कर लेता है, उसकी एंग्जाइटी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि उसने उसका सोल्यूशन नहीं निकाला। वो सिर्फ उससे बचने की कोशिश कर रहा है एंग्जाइटी से। सो अब हमें क्या करना है? ये जो एंग्जाइटी है और ये जो डिफेंसेस हैं, ये उसको इंटरफेयर कर रहे हैं जो उसकी लाइफ में चेंज आया है उसको एक्सेप्ट करने से। सो आपको इसमें क्लाइंट की हेल्प करना, उसको समझाना है कि जो उसने डिफेंसेस डेवलप किए हैं वो सोल्यूशन नहीं है। क्लाइंट हैज़ टू फेस द सिचुएशन। सो वो चीज़ें काउंसलर की काम में आती हैं। काउंसलर को बताना होता है कि कहाँ पे वो गलत जा रहा है, कहाँ पे क्लाइंट गलत जा रहा है। अगर इस रेजिस्टेंस को हम प्रॉपरली हैंडल करेंगे तो क्लाइंट को हम बहुत वैल्यूएबल टूल दे सकते हैं। एक और टेक्निक है जिसे हम कहते हैं ट्रांसफरेंस, जहाँ क्लाइंट अपने पास्ट से ऐसे कोई कैरेक्टर के बारे में कंप्लेंट शो करता है ऑन द थेरेपिस्ट। मतलब वो थेरेपिस्ट को एक अपने पास्ट की ऐसी फिगर समझता है जहाँ पे वो सारा गुस्सा, शिकायतें, उसके जो भी डिज़ायर्स थे वो अपने काउंसलर के ऊपर ही क्लाइंट निकाल एक्सप्रेस करना शुरू कर देता है। इसको बोलते हैं ट्रांसफरेंस। थेरेपिस्ट कुछ रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि वो चाहता है कि क्लाइंट अपने अंदर के जो भी उसके फीलिंग्स, बिलीव्स हैं, डिज़ायर्स हैं, जो उसके अनकॉन्शियस माइंड में भरे पड़े हैं, जिसकी वजह से वो एक लाइफ, प्रॉपर लाइफ नहीं जी पा रहा है, वो बाहर निकालने में हेल्प करता है। सो अगर हम प्रॉपर इंटरप्रिटेशन कर लें क्लाइंट की, और उसके जो भी एक्सप्रेशंस है, चाहे क्लाइंट कैसे वो फील करता है, किस तरह से वो रिएक्ट करता है, ये सारी चीज़ें हम उसको अच्छे से समझा सकें, इंटरप्रेट कर सकें, तो उसके अंदर बेसिक थॉट प्रोसेस में चेंज आ जाएगा। वो एक्सेप्ट करने लगेगा द वे दैट क्लाइंट इज़, एंड उसके बिहेवियर पैटर्न में भी चेंज आना शुरू हो जाएगा। नाउ कमिंग टू अल्फ्रेड एडलर, इनकी फिक्शनल फाइनलिज्म, ये एक टर्म है जो इन्होंने यूज़ किया था। इसमें इन्होंने ये बताया है कि हर एक इंसान का एक इमेजिन्ड सेंट्रल गोल होता है लाइफ में, जो वो उस जिसके पीछे वो जाता है, उसकी लाइफ का मेन पर्पस होता है, जहाँ जिसे वो अचीव करना चाहता है। और उसको अचीव करने के प्रोसेस में उसका बिहेवियर उसी के अकॉर्डिंगली हो जाता है। मतलब उसका जो गोल है वो उसको गाइड करता है कि किस तरह का बिहेवियर उसको करना है। सो हर एक इंसान अपनी इंफीरियरिटी से कोप करना चाहता है और परफेक्शन की तरफ स्ट्राइव करता है। वो चाहता है कि वो अपनी परफेक्शन की तरफ मास्टरी करे। ये एक इन्नेट बिहेवियर, इन्नेट मतलब बाय बर्थ हर एक इंसान के अंदर आता है कि वो परफेक्शन की तरफ जाना चाहता है, इंफीरियरिटी से कोप करना चाहता है, और जो बनना चाहता है उसमें परफेक्शन, मास्टरी हासिल करना चाहता है। सो होता क्या है कि हर एक इंसान इन्फीरियरिटी फ़ील करता है, उसको इन्फीरियरिटी का एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि उसका गोल है वहाँ तक वो पहुँच नहीं रहा, यानी कि कुछ कमी है, तो वो इन्फीरियरिटी, हम कहेंगे इन्फीरियरिटी मतलब कम फ़ील करना, अच्छा फ़ील नहीं करना उस चीज़ को लेकर। एंड
कम आंकना खुद को उस तरह से। तो हर एक इंसान इस तरह का एक्सपीरियंस करता है इन्फीरियरिटी का, जिसकी वजह से वो सुपीरियरिटी की तरफ अट्रैक्ट होता है, खिंचता है, क्योंकि उसको पता है एट प्रेजेंट वो इन्फीरियर है। सो इसीलिए वो सुपीरियरिटी की तरफ खिंचता है। जो लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल एडलर के अकॉर्डिंगली लाइफस्टाइल का मतलब होता है इंसान की लाइफ का बेसिक ओरिएंटेशन क्या है, पर्सनालिटी क्या है, वो किस तरह से अपनी लाइफ को सरवाइव कर रहा है, अपनी पूरी दिनचर्या कैसे व्यतीत कर रहा है, कैसे स्पेंड कर रहा है पूरा टाइम। इसमें उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी इंक्लूडेड होते हैं किसी भी इंसान के एग्जिस्टेंस में। उसकी मेन थीम क्या है, उसके किस तरह से वो अपनी लाइफ को जी रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ लोग जल्दी उठ जाते हैं, उसके और पूरे अपने दिन भर के जैसे काम है उनका पूरा प्लानिंग होता है। कुछ लोगों का कोई प्लानिंग ही नहीं होता, कभी भी सो के उठते हैं, कभी भी सोते हैं, कुछ भी करते हैं। तो वो उनकी पर्सनैलिटी बन जाता है, उनका लाइफस्टाइल बन जाता है। कुछ भी खाते हैं, न्यूट्रिशन से कोई लेना देना नहीं होता। सो ये सारी चीज़ें एडलर कहते हैं, एल्फ्रेड एडलर का मानना है कि ये लाइफस्टाइल होती है। हर एक इंसान की अपनी एक बेसिक ओरिएंटेशन होता है टुवर्ड्स लाइफ। सो काउंसलर का जो गोल है वो सोशल इंटरेस्ट पैदा करना है अपने क्लाइंट के अंदर, अपने क्लाइंट को उस डिस्करेजमेंट की फीलिंग से बाहर निकालना है, जो वो अपने आप को इन्फीरियर समझता है उससे बाहर निकालना है, उसके जो व्यूज़ हैं खुद के बारे में उसको मॉडिफाई करवाना है। उसका गोल अगर ऐसा है जिससे लगता है कि वो अपनी लाइफ अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो उसके गोल को चेंज करवाना भी काउंसलर का काम हो सकता है। एंड उनकी लाइफस्टाइल में चेंजेस करवाना, उनका फॉल्टी मोटिवेशन जो है उसको चेंज करवाना, देन उसको असिस्ट करना कि अपने अंदर एक सेंस ऑफ क्वालिटी लाए। और जब वो क्वालिटी आ जाएगी उसकी लाइफ में तो ऑटोमेटिकली वो दूसरों के लिए भी वैसा ही अच्छा सोचना शुरू करेगा। उसमें सेंस ऑफ इक्वालिटी आना शुरू हो जाएगी दूसरों के साथ। अपने आप को जो इन्फीरियर समझता था वो इन्फीरियर अब नहीं समझेगा, लोगों के बराबर खुद को समझना शुरू करेगा, लोगों को अपने बराबर समझना शुरू करेगा। तो ये वाइसे वर्सा है। एंड क्लाइंट को हेल्प कर सकते हैं काउंसलर कि वो कैसे सोसाइटी में एक सोसाइटी के मेंबर होके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू कार्ल यून। अगर इसकी स्पेलिंग देखें तो ये कार्ल जुंग लगता है, बट एंड प्रीवियस मेरे अगर आप वीडियोस आपने देखे होंगे तो उसमें प्रोनाउंसिएशन भी मैंने गलत किया है, ऑल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज अबाउट हाउ टू प्रोनाउंस दीज नेम्स। इट डज हैपन, बट इट इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया टू लर्न एनी टाइम एनी वे। सो जो वर्ड है कार्ल युंग, कार्ल युन, मतलब ना जे हम प्रोनाउंस करते हैं ना जी प्रोनाउंस करते हैं हम, युन, यू एन, कार्ल युन। ये इनके नाम का प्रोनाउंसिएशन है। तो कार्ल युन जो है वो ये कहते हैं कि हर एक इंसान के दोनों साइड फोर्सेस होते हैं इंसान के अंदर। एक होता है कंस्ट्रक्टिव फोर्स एंड दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव फोर्स। एंड इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम बने होते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना डार्कर साइड भी एक्सेप्ट करें। हम लोग क्या करते हैं, हम अपना ब्राइटर साइड, कंस्ट्रक्टिव साइड तो दिखाते हैं लेकिन डिस्ट्रक्टिव साइड कभी नहीं दिखाते, हम उसको छुपा के रखते हैं। सो कार्ल यून ये कहते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना डार्क साइड एक्सेप्ट करें, क्योंकि हमारा जो नेचर है उसमें ये प्रिमिटिव इम्पल्सेस की वजह से ऐसा हुआ है कि हमारे अंदर डार्क साइड आया है। सो जब आप डार्क साइड एक्सेप्ट करते हैं, जिसे इन्होंने शेडो के वर्ड से रिप्रेजेंट किया है, ये जो डार्क साइड है एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि इसको आप एक डोमिनेटिंग कैरेक्टर बना लें अपना, और आप सिंपली उसको इसलिए मतलब इसको यूज़ नहीं करना आपको डार्क साइड, बट आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर ये डार्क साइड एग्जिस्ट करता है। एंड अगर आप इसको रिकॉग्नाइज करते हैं तो अच्छा रहेगा, ऑल बिकॉज दैट दैट मेक्स योर होल नेचर, ऐसा उनका कहना है। सो बहुत सारे जो हमारे सपने होते हैं उसमें जो मैसेजेस हमें मिलते हैं जिसका हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, वो हमारे अनकॉन्शियस की एक डीपेस्ट लेयर होती है। और इस डीपेस्ट लेयर जो अनकॉन्शियस की होती है, इसको कलेक्टिव अनकॉन्शियस नाम दिया है कार्ल यून ने। तो उनका कहना है हमारा जो पर्सनालिटी है और जो हमारा पास्ट है उसके बीच में एक कनेक्शन होता है। और जो पास्ट है वो सिर्फ हमारा चाइल्डहुड नहीं, हमारे जो
हिस्ट्री है स्पीशीज़ की वो भी इंक्लूडेड है। मतलब हमारे एंसेस्ट्रल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और एंसेस्ट्रल हिस्ट्री है वो सारी चीज़ें हमारे पास्ट में इंक्लूडेड है अलॉन्ग विद अवर चाइल्डहुड। सो हमारा जो पर्सनैलिटी एंड पास्ट का इस तरह से कनेक्शन इन्होंने बताया है। जो हमारा ड्रीम होता है वो हमारे हमारे पर्सनल अनकॉन्शियस को तो बताता ही है, साथ में कलेक्टिव अनकॉन्शियस के बारे में भी बताता है। जब इंटरप्रिटेशन करते हैं हम, जैसे आपने पढ़ा था फ्रॉयड के केस में कि हम इंटरप्रेट करते हैं, ड्रीम एनालिसिस करते हैं। सो उसी के बारे में इन्होंने बताया है कि हमारा जो ड्रीम है वो हमारे दोनों अनकॉन्शियस के बारे में बताता है, पर्सनल अनकॉन्शियस एंड कलेक्टिव अनकॉन्शियस। एज आई सेड, कलेक्टिव अनकॉन्शियस हमारे पास्ट से रिलेटेड भी होता है कुछ पोर्शन। तो कलेक्टिव अनकॉन्शियस के जो कंटेंट होते हैं, सिर्फ एक कंटेंट नहीं होता कलेक्टिव अनकॉन्शियस, नाम से ही पता चल रहा है कलेक्टिव अनकॉन्शियस मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो उन कलेक्टिव अनकॉन्शियस के कंटेंट्स को हम आर्कीटाइप कहते हैं। जो थेरेपिस्ट हैं उनको इन कलेक्टिव अनकॉन्शियस में जो कॉम्प्लेक्सेस भरे हुए हैं उससे डील करना होता है। यानी एज अ काउंसलर आपको इन चीज़ों से डील करना होगा, जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस पार्ट है हमारा, चाहे और इसके अलावा जो पर्सनल अनकॉन्शियस है वो भी। पर्सनल अनकॉन्शियस एंड कलेक्टिव अनकॉन्शियस से हमको डील करना होता है, बिकॉज ये बरिड पार्ट है, मतलब हमने दबा के रखा हुआ है। हमारा जो एक आर्कीटाइप जो है इन्होंने कहा है वो है पर्सोना। पर्सोना वो चीज़ है जो आप पब्लिक को दिखाते हो, है ना, जो हमारा हम लोग एक मास्क, इन्होंने उसको मास्क बोला है, जो हमारा पब्लिक फेस होता है। ऑब्वियसली आप फैमिली मेम्बर्स के साथ अलग तरह से बिहेव करते हो, आप बाहर लोगों के साथ अलग तरीके से बिहेव करते हो। सो हमारा जो पर्सोना होता है वो हमारे को प्रोटेक्ट करता है कहीं ना कहीं। हम इसीलिए ये पब्लिक फेस बना के रखते हैं अपने पास, या अपना मास्क रखते हैं जो हमें प्रोटेक्ट करता है। दो और जो आर्कीटाइप इन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हैं वो है एनिमस एंड एनिमा, जो बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है मस्क्यूलिनिटी एंड फेमिनिटी। मतलब जो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंड फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो दोनों एग्जिस्ट करते हैं मेल्स में भी एंड फीमेल्स में भी। मतलब एक फीमेल बॉडी में भी मेल हार्मोन सिक्रीशन होता है लेकिन उसका कंटेंट कम होता है। ऐसे ही जो मेल बॉडी है उसमें भी फीमेल हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, बट वो कम क्वांटिटी में होता है। सो इसीलिए इन्होंने मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी की बात की है कि ये दोनों ही पार्ट दोनों सेक्सेस में को एग्जिस्ट करते हैं। और एनिमस एंड एनिमा जो है ये बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है इन दोनों का। क्योंकि बायोलॉजिकल तो आपको पता है बॉडी मेकअप, एंड साइकोलॉजिकल मतलब सोच किस तरह की, तो आपको पता ही है कि दोनों जेंडर्स में सोच अलग होती है, बायोलॉजी भी अलग होती है ना, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी अलग होते हैं। सो इन्होंने यही बोला है कि ये दोनों दोनों मेल्स एंड फीमेल्स में एग्जिस्ट करते हैं। जो शेडो है मतलब डार्क साइड है हमारी, और जो हमारे थॉट्स फीलिंग्स और एक्शंस है वो हमेशा हम सोसाइटी से छुपा कर रखते हैं। बिकॉज आपको मालूम है रेप्रीहेंसिबल वर्ड आया, रेप्रीहेंसिबल मतलब जहाँ पे आपकी निंदा हो सकती है। तो अगर आप इन फीलिंग्स थॉट्स एंड एक्शंस को सोसाइटी में दिखाएंगे तो आपको निंदा का सामना करना पड़ेगा, आपको लोग जज करेंगे गलत तरीके से और आपको गलत समझेंगे। तो दैट इज़ वाई हम इसको छुपा के रखते हैं। सो हम जनरली दुनिया को ये दिखाते हैं कि हम तो बड़े अच्छे हैं, हमारे में कोई फॉल्ट है ही नहीं, है ना। बट वो चीज़ें जो चुभती हैं ये अनकॉन्शियस में कहीं ना कहीं आपको पता है कि आप ये प्योर नहीं हो, आप ये जो आप पर्सोना पब्लिक को दिखा रहे हो आप वो नहीं हो। तो ये कभी लोगों के अनकॉन्शियस माइंड जब बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है तो उन्हें काउंसलर की हेल्प की ज़रूरत होती है। अदरवाइज दिस इज़ एग्जिस्टिंग इन एवरी पर्सन, नॉर्मल एबनॉर्मल डिस्टर्ब अनडिस्टर्ब सबके अंदर है, बट जिसमें ज़्यादा हो जाती है उनको काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है। नाउ कमिंग टू सेल्फ साइकोलॉजी और ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी। ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी में जैसे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड होती है, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि इंसान का अपनी पास्ट किसी अटैचमेंट फिगर से कैसी रिलेशनशिप रही है, उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे भी देखेंगे इंट्रा साइकिकली ये टर्म इन्होंने यूज़ किया है। और इन्होंने ये बोला है कि जो हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो इंट्रा साइकिकली रिप्रेजेंट होता है।
सो ऑब्जेक्ट जो है वो चीज़ होती है जिससे हमारी नीड्स सेटिस्फाई होती हैं। और बेसिकली जब हम छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट होते हैं, तब हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने वाली हमारी मदर मदर होती है, हमारी माँ होती है। सो इसको जो ऑब्जेक्ट है, इसको इन्होंने इंटरचेंजेबली अदर वर्ड से भी यूज़ किया है, अदर्स जहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज़ किया है। तो ऑब्जेक्ट या फिर अदर्स, ये दोनों एक ही चीज़ है जो यहाँ पे इस पैराग्राफ में आपको बताया जाएगा। सो कोई भी इम्पोर्टेंट पर्सन जो बच्चे की लाइफ में होता है, स्पेसिफिकली मदर या केयर गिवर होता है, उससे किस तरह का रिलेशन उसका रहा है, वही इम्पैक्ट जब वो बच्चा एडल्ट होगा तो उसके माइंडसेट पर होगा, उसकी साइकी पे होगा। सो जब हम एडल्ट होते हैं तो हमारे जो मेन इम्पॉर्टेंट फिगर होती है वो मदर से बदल के एक पार्टनर हो जाता है। और जब वो पार्टनर होता है उसका उस पे हम वही नीड्स को ग्रेटिफाई करने के लिए किसी तरह से दबाव डालते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और या तो वो ऑटोमेटिकली ग्रेटिफाई कर देता है हमारी नीड्स को, या फिर अगर नहीं करता है तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। मार्गरेट मालर, इसमें एच साइलेंट होता है इनके प्रोनाउंसिएशन में। मार्गरेट मालर जो है, इन्होंने एक 4 फेज़ की थ्योरी दी है पूरी, कि किस तरह से हर एक स्टेज में कैसा-कैसा चेंजेस आता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। जभी भी कोई इंसान उसका जब अपनी मदर के साथ उसका एक फ्यूजन स्टेट चल रहा होता है, जब बच्चा इन्फेंट होता है ना? तो इंडिविजुअल की जो साइकोलॉजिकल फ्यूजन है, वो मदर के साथ होता है एंड धीरे-धीरे फिर वो सेपरेशन स्टेज में पहुँच जाता है। जब ये सेपरेशन ढंग से नहीं होता, जो फ्यूज़न अपनी मदर के साथ था उसका, क्योंकि मदर के वॉर्म से आया हुआ एक चाइल्ड है जिसका अटैचमेंट मदर के साथ होती है। लेकिन जैसे-जैसे वो बड़ा होता जाता है वो सेपरेशन स्टेज में पहुँच जाता है, जहाँ से वो मदर से सेपरेट होना शुरू हो जाता है। सो उस तरह उस टाइम पे क्या चीज़ें रह गई जो अगर ढंग से सेपरेशन नहीं होता है, डिस्टर्बिंग सेपरेशन होता है, सेपरेशन का प्रोसेस स्मूथ नहीं होता है, तब ये चीज़ें रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देती हैं। और ऑब्जेक्ट रिलेशंस जो है, ऑब्जेक्ट रिलेशंस मतलब कि जो मेन फिगर के साथ रिलेशन था, वो चाइल्ड फिर से जब वो बड़ा हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तो वो मदर के साथ जैसा उसका कनेक्शन था वैसा ही वो अपने पार्टनर में ढूंढना शुरू कर देता है। नाउ कमिंग टू मलर ने और क्या बोला था, मलर ने ये भी कहा था कि ये फेजेस में इन्होंने बताने की कोशिश की है। फर्स्ट फेज़ जो होता है वो सेल्फ डेवलपमेंट का स्टेज होता है, और इस फेज़ को इन्होंने नाम दिया है नॉर्मल इन्फेंटाइल ऑटिज़्म। नॉर्मल इन्फेंटाइल ऑटिज़्म क्यों कहा गया है? क्योंकि जब इन्फेंट जो होता है वो उसका जो फिजियोलॉजिकल टेंशन से वो जूझ रहा होता है, क्योंकि वो हर चीज़ के लिए माँ पे डिपेंडेंट होता है। उसके हाथ पैर नहीं चलते, वो खुद नहीं चल सकता, पड़ा रहता है बेड पे। तो सारी चीज़ें उसकी माँ फुलफ़िल कर रही है, उसकी नीड्स को माँ फुलफ़िल कर रही है। सो उस वजह से वो इस नॉर्मल इन्फेंटाइल ऑटिज़्म के फेज़ में होता है। तो वो फिर होता क्या है, क्योंकि माँ उसकी सारी नीड्स पूरी कर रही हैं, तो वो अपने आप को माँ से डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। वो एक ही चीज़ समझता है, माँ और वो एक ही चीज़ है। और माँ के टच से वो अपने आप को आइडेंटिफ़ाई करता है। सो जब एडल्ट जो होते हैं, जब ये फिजियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जब इनका लैक होता है, जब इनका माँ से फिक्सेशन ठीक से नहीं होता, अ, तो वो प्रिमिटिव इन्फेंटाइल स्टेज में फिक्स हो जाते हैं। मतलब अगर माँ के साथ उनका पूरा कनेक्शन नहीं है ढंग से, और माँ से वो अफेक्शन नहीं मिल रहा, तो वो प्रिमिटिव इन्फेंटाइल स्टेज में फिक्स हो गए होते हैं। सेकेंड फेज़ जो है वो सिम्बायोसिस का स्टेट है। आप एक बार सेल्फ रीडिंग ज़रूर करना, क्योंकि हो सकता है आपको मेरे स्टेटमेंट्स में कन्फ्यूजन हो, तो अगर आप सेल्फ रीडिंग करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा एंड देन यू कैन रिकनेक्ट व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड। सो सेकंड फेज़ जो है वो सिम्बायोसिस का स्टेज है, जहाँ पे इस फेज़ में इन्होंने बताया है कि 18 मंथ से ये स्टार्ट होता है, ये वाला फेज़, जहाँ पे इन्फेंट जो होता है वो डिपेंडेंसी को प्रोनाउंस कर पाता है। वो उसको पता चलता है कि वो 18 महीने मतलब कि 1.5 साल का बच्चा है ना, 1.5 साल का बच्चा कुछ-कुछ चीज़ें खुद से भी करना शुरू कर देता है। तो ये हाई डिग्री ऑफ
इमोशनल एट्यूनमेंट मदर के साथ होता है, वो माँ से बहुत इमोशनली अटैच्ड होता है, दूसरे को देख के रोता है, सेपरेशन एंजाइटी होती है उसको। सो ये चीज़ें इस स्टेज पे वो फेस कर रहा होता है। नेक्स्ट इज़ लेकिन वो माँ से अभी भी बहुत अटैच होता है। थर्ड स्टेज है जिसको हम बोलते हैं सेपरेशन प्रोसेस। अब जैसे जैसे टाइम आगे आगे बढ़ता है, चाइल्ड को पता चलता है कि वो सेपरेशन को वो एक्सपीरियंस करने लगता है। थोड़ी थोड़ी देर के लिए माँ गायब हो जाती है ना, कुछ काम में लग जाती है, उसको छोड़ देती है कहीं पे, वो अपने में बिजी हो जाता है, कुछ खेलने लगता है खिलौनों से, ये सब। सो उसको वहाँ से सेपरेशन एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाता है। और जो भी सिग्निफिकेंट अदर, मतलब मदर ही है बेसिकली इसमें तो, या केयर गिवर, अगर मदर नहीं है तो कोई भी केयर गिवर, तो उससे वो सेपरेशन फील करना शुरू हो जाता है, और उसको सेंस ऑफ कंफर्मेशन एंड कंफर्ट जो है, उसके लिए ही वो उनकी तरफ देखता है। यानी कि जब उसको भूख लगी होती है तब वो रो के बुला लेता है माँ को पास में, डर जाता है तो बुला लेता है ना। तो वो या फिर उसको कुछ चाहिए होता है तो उनको बुला लेता है। तो थोड़ी देर वो सेपरेट रहता है, एंड थोड़ी देर जब उसको नीड्स होती है तब वो उनको अप्रोच करता है। सो ये जो रिलेशनशिप्स होती हैं, ये हेल्दी सेल्फ एस्टीम डेवलप कर लेती है किसी भी चाइल्ड के अंदर। धीरे धीरे उसको सेंस ऑफ सेल्फ डेवलप होना शुरू हो जाता है उसके अंदर। जिनमें ये डिफरेंशिएशन नहीं होता, मे बी मदर निग्लेक्टफुल है, बिल्कुल ध्यान ही नहीं देती, तो वो नार्सिसिस्टिक कैरेक्टर डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है, जहाँ पे वो ग्रैंडियोस, मतलब अब बहुत ग्रैंड बातें करता है, बहुत अपने आप को महान समझता है, अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देता है क्योंकि उसको वहाँ नहीं मिली होती है ना, या बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मिली होती है। तो ये दोनों केसेस में ये नार्सिसिस्टिक कैरेक्टर डेवलप होना शुरू हो जाता है। एक्सप्लॉयटेटिव एटीट्यूड आ जाता है कि दूसरों को अपनी उंगलियों पे नचाना, अपनी मर्जी से काम करवाना, एंड बेचारे बन के काम करवाना। सो ये वाला एटीट्यूड पैदा हो जाता है। इवन पीपल विद बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते हैं, के लोग जो होते हैं, वो भी सेपरेशन प्रोसेस में जब चले जाते हैं, मतलब जिनको ये होता है वो इस तरह से इसमें चले जाते हैं जहाँ पे मदर उनको रिजेक्ट करती है, मदर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है, उनको बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जाता है। फोर्थ फेज जो है, ये लास्ट फेज है, जिसमें ये एक सेल्फ की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। सो इन्वॉल्व्स अ मूव टुवर्ड कॉन्स्टेंसी ऑफ सेल्फ एंड ऑब्जेक्ट। उसको ये पता चल जाता है कि वो पर्सन अलग है और मैं अलग हूँ। सेपरेशन उसको दिखाई देता है कि अपनी सेल्फ आइडेंटिटी का रियलाइजेशन हो जाता है। सबको बाकी जो उसी की एज के बच्चे हैं वो अपने आप को रिलेट करने लगते हैं खुद से कि वो क्या हैं, और इंडिविजुअलिटी को अटेन करना शुरू कर देते हैं विदाउट एनी फियर। लेकिन जिनको इस फेज में इशू होता है उनको हर चीज़ में डर लगना शुरू हो जाता है, इंडिविजुअलिटी को वो अटेन नहीं कर पाते, सेल्फहुड के फाउंडेशन को अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते, उनकी जो सेल्फहुड होती है वो डिस्टर्ब होती है, उनकी ग्रोथ ठीक से नहीं होती है, और उनका सेल्फहुड का जो फाउंडेशन है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। Now coming to existential and humanistic approach, as you are seeing pink highlight, that means एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आएगा। एग्जिस्टेंशियल अप्रोच ये बिलीव करती है कि एक ह्यूमन बींग्स जो हैं वो फ्री हैं, और जो भी चॉइसेस वो अपनी लाइफ में लेते हैं, जो भी एक्शंस वो करते हैं, उसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनका मानना ये है कि इंसान को कभी भी अपने सर्कमस्टेंसेस का विक्टिम नहीं बनना चाहिए, यानी कि सर्कमस्टेंसेस से मजबूर नहीं होना चाहिए, रादर उनको चूज करना चाहिए व्हाट दे वांट इन देयर लाइफ। सो थेरेपी का मेन एम यही होता है कि हम क्लाइंट को एनकरेज करते हैं कि अपनी लाइफ पे एक बार ध्यान दें, देखें कि कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स उनकी लाइफ में पॉसिबल हैं, और उनमें से जो बेस्ट उनके लिए है वो उसको चूज़ करें। सो हमारे जो क्लाइंट होते हैं वो जब ये चीज़ सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, तो वो अपने आप ही उनकी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं, उनको एनालाइज करते हैं, उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, एंड रादर एक्सेप्टिंग इट पैसिवली, मतलब ज़बरदस्ती अपने ऊपर फोर्स करके उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के बजाय, और सर्कमस्टेंसेस पे सरेंडर करने के बजाय कि भाई कोई और हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, उस चीज़ से हट के वो कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि उनकी लाइफ की शेप क्या होनी चाहिए, उनकी लाइफ को किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो एग्जिस्टेंशियल थेरेपी जो है ये जो आपके पास क्लाइंट आते हैं उनकी वैल्यूज़ को हेल्प करती है ढूंढने में,
एंड देन उनकी लाइफ का मीनिंग क्या है उसको फाइंड करने में हेल्प करते हैं हम लोग। जो काउंसलर हैं उसका बेसिक टास्क यही होगा कि उसका क्लाइंट का जो भी ऑप्शंस हैं उनको आप एक्सप्लोर करें क्लाइंट से डिस्कस करके, और जो भी वो ऑप्शंस बताते हैं अपने लाइफ में उनसे ही डिस्कस करके उनको रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करें कि क्या बेस्ट है उनकी लाइफ के लिए। विक्टिम ना बने अपनी सर्कमस्टेंसेस के, इंस्टेड कॉन्शियसली अपनी लाइफ को शेप करें। इसके ऊपर विक्टर फ्रैंकल ने भी लोगो थेरेपी बनाई, जिसका मतलब होता है थेरेपी थ्रू मीनिंग। इनका एम यही था कि इंडिविजुअल को अपनी लाइफ का मीनिंग और पर्पस खुद फाइंड आउट करना है। जो भी उनकी लाइफ में घट रहा है, चाहे वो सफरिंग है, चाहे काम है, चाहे लव है, चाहे कोई और चीज़ है, लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं ओवरऑल, उन सब में एनालाइज, उन सब चीज़ों को एनालाइज करके अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढना है। ये विक्टर फ्रैंकल ने लोगोथेरेपी में मेन एम रखा। रोलो में उन्होंने एम्फेसाइज किया कि ये अ, अपने में देखिए ये टर्म है, इट टेक्स करेज टू बी मतलब जो आप हैं, जिस जिस तरह से आप बॉर्न हुए हैं, जो एक्चुअल आपकी आइडेंटिटी है, उसमें रहने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। क्योंकि अपनी चॉइसेस जो होती हैं वही डिटरमाइन करती हैं कि आप किस तरह के पर्सन बन जाओगे, है ना। अगर आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं तो आप डिपेंडेंट पर्सनालिटी बन जाते हो, अगर आप इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ का पाथ चूज करते हो तो आप इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी बन जाते हो। सो इन्होंने एक और चीज़ बोला, ये बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है कि आप क्या सिक्योरिटी ऑफ डिपेंडेंस और डिलाइट एंड पेन ऑफ ग्रोथ, इसके बीच में बड़ा स्ट्रगल होता है। कैसे? जैसे आप सपोज सिक्योरिटी ऑफ डिपेंडेंस मतलब किसी और पे डिपेंडेंट है, वो इंसान आपको उसके बदले सब कुछ देगा, है ना, रोटी कपड़ा मकान सब। लेकिन सिक्योरिटी तो आपको मिल रही है रोटी कपड़ा मकान की, लेकिन आप डिपेंडेंट है उस पर्सन पे, है ना, उसकी उंगलियों पे नाचना पड़ेगा। लेकिन जब आप इंडिपेंडेंट है, जब आप ग्रोथ ओरिएंटेड है, तो आपको खुशी तो मिलेगी लेकिन साथ में पेन भी मिलेगा, बिकॉज यू हैव टू फाइट फॉर योर ग्रोथ, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इन्होंने बहुत सही बात बोली है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है वाली बात। इसके ऊपर इन्होंने जोर दिया। जेम्स बुगेंटल ये कहते हैं कि हमारी जो जर्नी होती है, इन्होंने थेरेपी को एज अ जर्नी देखा है एक्चुअली। उन्होंने ये बताया है कि अगर आप क्लाइंट के सब्जेक्टिव वर्ल्ड के को समझने की कोशिश करेंगे, उसके एक्सपीरियंशियल वर्ल्ड को समझने की कोशिश करेंगे, आप मतलब कौन? काउंसलर। काउंसलर अगर समझने की कोशिश करेंगे तो अपने क्लाइंट को बहुत हद तक सही डायरेक्शन दिखा सकते हैं। इरविन येलोम, इन सब के नेम आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत अगर आपको आता है तो ये चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं। बेसिकली एग्जिस्टेंशियल थेरेपी के ही पार्ट्स हैं कि आगे आगे जो जो रिसर्च करते गए उन्होंने कुछ ना कुछ अपने अपने हिसाब से एड ऑन करते गए। आपको जितना भी इसमें लगता है कि डाल सकते हैं वो आप डाल सकते हैं। येलोम के प्रीवियस वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था इस बारे में। उन्होंने 4 अल्टीमेट ह्यूमन कंसर्न्स के बारे में फोकस किया है अपनी थेरेपी में, एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में। तो इनकी जो एग्जिस्टेंशियल थेरेपी है वो 4 चीज़ों पे डिपेंड करती हैं, 4 कंसर्न पे। फर्स्ट इज़ डेथ, सेकेंड इज़ फ्रीडम, थर्ड इज़ एग्जिस्टेंशियल आइसोलेशन एंड फोर्थ इज़ मीनिंगलेसनेस। नाउ कमिंग टू ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में क्या कह रहे हैं? कार्ल रॉजर्स, जैसा आपको पता है, उन्होंने पर्सन सेंटर्ड अप्रोच पे फोकस किया था। ये बेसिकली बेस्ड है वैल्यूज़ क्या हैं आपके क्लाइंट की क्या एबिलिटीज़ है अपनी पोटेंशियल्स तक पहुंचने की। हम स्ट्रेंथ पे, क्लाइंट की स्ट्रेंथ पे ज़्यादा जोर देते हैं रादर डेल्विंग इनटू इट्स पास्ट। हमें क्लाइंट के पास से कोई लेना देना नहीं है, हमें उसकी प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस में उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं उस पर काम करते हैं। तो कार्ल रॉजर्स ने यही बोला कि ये अप्रोच फोकस करेगी क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कैपेसिटी पे, कि वो फुल्ली फंक्शनिंग बन जाए। जैसे ही क्लाइंट को ये पता चलेगा कि उसमें क्या खूबियाँ हैं, क्या पोटेंशियल्स हैं, और उससे वो क्या अप्रोप्रिएट बिहेवियर अचीव कर पाएगा, वो ऑटोमेटिकली फंक्शनिंग हो जाएगा, अपने आप ही वर्क करना शुरू कर देगा उसके ऊपर। उस हमें क्या करना है, ये अप्रोच स्पेसिफिकली क्लाइंट का
परसेप्शन पे काम करती है। क्लाइंट खुद के बारे में क्या सोचता है, दुनिया के बारे में क्या सोचता है, उसका उसका खुद का वर्ल्ड क्या है। उसका एक हर एक इंसान की दुनिया, अपनी एक दुनिया होती है। मतलब अपनी एक दुनिया मतलब आप दुनिया को किस तरह से देखते हो, आप खुद को उस दुनिया में किस तरह से देखते हो। तो जब आपको उस अपने क्लाइंट के बारे में ये चीज़ें पता चल जाती हैं, तो थेरेपी का मेन एम होता है क्लाइंट की ग्रोथ प्रोसेस को असिस्ट करना। क्लाइंट खुद करेगा काम, लेकिन आपको असिस्ट करना है, उसको गाइड करना है, सो दैट वो अपनी प्रॉब्लम्स को ईज़िली कोप कर सके एंड अभी की और फ्यूचर की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस कर सके। सो थेरेपिस्ट जो है वो कुछ चीज़ें ज़रूर करेगा क्लाइंट के साथ। फर्स्ट, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड एंड एक्सेप्टेंस। क्लाइंट को आपको ये दिखाना है कि दिखाना क्या है, आपको जेन्यून करना है ये, कि आप उसको चाहे वो कितनी भी बुरी बात बताए अपने बारे में, आपको हमेशा उसको पॉजिटिव रिगार्ड देना है, रेस्पेक्ट देना है, एक्सेप्टेंस शो करना है, आपको एम्पैथेटिक रहना है उसके लिए। यानी आप उसकी प्रॉब्लम अपनी प्रॉब्लम समझ के उससे आपको बिहेव करना है एंड इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है क्लाइंट का, उसको समझते हुए करना है। मतलब वो किस तरह से अपनी सिचुएशन को देखता है, आपको भी उसी नज़रिए से देखना पड़ेगा। तो जब वो ये देखेगा कि आप बहुत एम्पैथेटिक हो, आप अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड दे रहे हो, तो और आपकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है अपने क्लाइंट से, तो क्लाइंट आपसे खुल के शेयर करेगा एंड आप उसको ज़्यादा असिस्ट कर पाएंगे। मैस्लो ने एक और चीज़ बोली थी कि जो क्लाइंट को जब ये एक्सपीरियंस हो जाता है, ये बिलीफ आ जाता है कि वो अपनी फीलिंग्स को समझ पा रहा है और फीलिंग को समझने के बाद वैसा सोच पा रहा है और एक्ट कर पा रहा है, जो भी उसकी अंडरलाइंग टेंडेंसीज है। मतलब कि एक आपका बेसिक आइडिया होता है ना, जिसके अकॉर्डिंगली आप अपनी चीज़ों को लेना चाहते हैं, आप गेन करना चाहते हैं, अपने गोल तक पहुंचना चाहते हैं। तो जब पहुंचने के कई तरीके हैं, गलत तरीका, सही तरीका। सही तरीके से हम पहुंचना चाहते हैं, राइट। कुछ लोग गलत तरीके से भी पहुंचना चाहते हैं। तो जब आप सही तरीके से पहुंचना चाहते हैं और अपनी फीलिंग्स एंड थिंकिंग और एक्शन को उसके अकॉर्डेंस में कर लेते हैं, ये काम कौन करेगा? थेरेपिस्ट करेगा। क्योंकि इंसान तो कैसे भी पहुंचना चाहता है, बट थेरेपिस्ट या काउंसलर का काम होता है कि उसको गाइड करे कि कैसे वो अपनी फीलिंग्स को समझे, किस तरह से सोचे, किस तरह से एक्शन ले, सो दैट उसकी जो टेंडेंसीज हैं, अंडरलाइंग टेंडेंसीज, जो उसका कैरेक्टर है, उसका जो ट्रेट है, किस तरह, लाइक किसी को जल्दी गुस्सा आ जाता है, किसी को कम गुस्सा, बहुत सारा ओवरऑल पर्सनैलिटी, उसके अकॉर्डिंगली वो काम कर सके एंड एक यूनिक इंडिविजुअल बन सके। नाउ कमिंग टू बिहेवियरल अप्रोच। बिहेवियरल अप्रोच में आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे कि क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ी है। सो इसी के बेसिस पे हम अपने क्लाइंट्स को हेल्प करते हैं। सो क्लासिकल कंडीशनिंग में आपने क्या देखा था? कोई भी जो रिस्पॉन्स है उसको अननेचुरल स्टिमुलस के साथ हम जोड़ देते हैं, नेचुरल स्टिमुलस को हटा देते हैं, सो दैट उसका जो एसोसिएशन है रिस्पॉन्स का, वो अननेचुरल स्टिमुलस के साथ हो जाता है। दैट इज़ कॉल्ड अनकंडीशनड रेस्पॉन्स। जिस तरह का वो रिस्पॉन्स करने लगता है, क्योंकि अब हमने क्या किया, अननेचुरल स्टिमुलस के साथ अटैच कर दिया, नेचुरल स्टिमुलस से डिटैच कर दिया। सो वो जो रिस्पॉन्स है वो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स बन जाएगा। सो ये एक कंडीशनिंग का तरीका होता है, जिससे किसी भी इंसान का बिहेवियर हम चेंज कर सकते हैं, उसको ट्रेनिंग में डालकर। हम ज़्यादातर ये एनिमल्स के साथ करते हैं, है ना। अगर पर्सन एक बार ये समझ जाए कि उसका जो इनअप्रोप्रिएट या अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है उसको डीकंडीशनिंग किया जा सकता है, तो बहुत सारी चीज़ें इंसान समझ जाता है। जैसे कि स्मोकिंग वाली हैबिट है, ड्रिंकिंग की हैबिट है, ये इस कंडीशनिंग से ठीक हो सकती है। ऑपरेंट और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी एक और चीज़ है, जिसमें हम ये रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट वाली टेक्निक यूज़ करते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है, है ना। पॉजिटिव रिवार्ड, नेगेटिव रिवार्ड, ये सारी चीज़ें होती हैं। सो इसमें हम क्या देखते हैं कि पर्सन को किसी रिवार्ड के अगेंस्ट कुछ बिहेवियर सिखाया जाता है कि अगर वो बिहेवियर करेगा तो उसको रिवार्ड मिलेगा। दैट इज़ कॉल्ड रीइंफोर्समेंट। सो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से ये हो सकता है। काउंसलर क्या करता है, यही टेक्निक यूज़ करता है कि क्लाइंट को डिसेंसिटाइज करता है एंजाइटी और फियर इंड्यूस्ड स्टिमुली से। सो जब वो एक बार उसको उस कंडीशन में ले जाओ और ट्रेनिंग के बाद, और अगर वो एंग्शियस नहीं फील करता या उसको फियर नहीं होता उस सिचुएशन में, यानी कि वो इंसान डिसेंसिटाइज हो चुका है उस सिचुएशन से,
सो इवन जब ब्रेकअप होता है रिलेशनशिप में, तभी भी ऐसी चीज़ें आती हैं, तो उसमें भी हमें ट्रेनिंग देनी होती है अपने क्लाइंट को। सो समटाइम्स जो काउंसलर होते हैं वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यूज़ करते हैं। समटाइम्स क्या, जनरली हम बच्चों के साथ यही करते हैं कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ही यूज़ करते हैं अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए। बिहेवियर थेरेपी में आप ये भी देखेंगे कि जो थेरेपिस्ट होते हैं वो किस सिचुएशन में ऐसा हो रहा है क्लाइंट के साथ वो पता लगाते हैं, और जब वो बिहेवियर होता है तो कितने हद तक चला जाता है, मतलब क्या इंसान चीख चिल्ला के चुप हो जाता है, या फिर वो मारपीट पे उतर आता है, या सामान फेंकने पे उतर आता है, तो क्या डायमेंशंस है बिहेवियर के, एंड देन कंसिक्वेंस ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का इफेक्ट क्या होता है जब उसने ये सारी हरकतें कर दी, फिर उसको क्या मिला उस ऐसा करने से, उसका इफेक्ट क्या हुआ बिहेवियर का, वो सारी चीज़ें थेरेपिस्ट कलेक्ट करता है। जब काउंसलर क्लैरिफाई कर लेता है कि क्लाइंट की प्रॉब्लम क्या है, तब वो टारगेट कर सकता है कि कौन सा बिहेवियर चेंज करना है और किस बिहेवियर से चेंज करना है, एंड फिर हम थेरेपी में गोल फॉर्मुलेट करते हैं। जब इतना हो जाता है फिर हम कोशिश करते हैं कि ये चीज़ें हम अपने क्लाइंट के ऊपर अप्लाई कर सके। सो स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है हमें अप्रोप्रिएट बिहेवियर को रीइंफोर्स करने के लिए, और जो इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको रिप्लेस करने के लिए। फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। बाकी की जो थेरेपीज़ और अप्रोचेज़ हैं वो पार्ट 2 में मैं कंप्लीट करूँगी इस सब सेक्शन के, ऑल बिकॉज़ ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा एंड बोरिंग हो जाएगा। सो आगे का जो सेक्शन है वो आप अगले वीडियो पे देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियोज़ विद रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। बाय बाय।